हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये हम हमारे जो ग्रुप पे, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे कुछ प्रैक्टिस पीडीएफ डालते हैं। प्रैक्टिस पीडीएफ डालते हैं साइंस की, ठीक है, मैथ्स की और जीके की, ठीक है। तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही पीडीएफ रहती है, जिसको आप लगा के कम से कम समय में ज़्यादा स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पीडीएफ के को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया वीडियो है, ठीक है। इसको आप कंप्लीट देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोर्स चार्ज बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आरोपित बल क्या होता है, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या लगाता है, तो हमें क्या लगाता है, वो वेट लगाता है। क्या लगाता है? वेट। ये वेट यानी भार, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो वेट बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? त्वरण, ठीक है, त्वरण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक और बात, जो न्यूटन थे, न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उन्होंने बोला जो गुरुत्वाकर्षण का बल रहता है धरती के द्वारा किसी भी एक बॉडी के ऊपर, किसी भी एक पिंड के ऊपर, वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है जी एम, छोटा एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एफ क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल बताता है, बल यानी फोर्स, ठीक है। कैपिटल जी जो होता है ये क्या होता है, तो कैपिटल जी जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। इसके पेपर में वैल्यू पूछी गई है, कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -17, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसको बोलेंगे सार्वभौमिक गुरुत्व स्थिरांक। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सार्वभौमिक गुरुत्व स्थिरांक, ठीक है। तो इसकी वैल्यू याद रखना, 6.67 इंटू 10 की पावर -17 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। एक और बात जो पेपर में बताई जाती है, पेपर में आती है कि इस जी की वैल्यू को किसने ढूंढा था, जी की वैल्यू को किसने ढूंढा था, ठीक है। तो जी की वैल्यू को ढूंढा था केवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने। किसने ढूंढा था? केवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने जी की वैल्यू को ढूंढा था, ठीक है। तो पेपर में ये भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जी होती, जी इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण कितना त्वरण आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है जी की जो वैल्यू है, जी का जो मान है, ठीक है, वो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है या पोल पे ज़्यादा होता है। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य, इक्वेटर का मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य। और पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव, पोल का मतलब क्या होता है, ध्रुव, ठीक है। तो जी की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होती है आपको ये बताना है, ये होमवर्क है, ठीक है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कोई एक पिंड है जिसका मास है, बॉडी का मास है m, प्लेस्ड नियर सरफेस ऑफ द अर्थ इज। धरती के पास, ये धरती है, मान लो ये धरती है, इसके पास कोई एक पिंड रखा हुआ है, ठीक है। इस पे धरती क्या लगाएगी, गुरुत्वाकर्षण का बल लगाएगी। तो ये पिंड जो है जी एक्सेलरेशन से, जी त्वरण से धरती की ओर खिंचाएगा। ये आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा हो तो मान लो धरती है, किसी चीज़ को ऊपर उछाला तो वो जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ठीक है। तो ये जी एक्सेलरेशन जो होता है, पतले इंसान, दुबले इंसान, हल्के इंसान, हर किसी पे एक जैसा लगता है। मतलब जी की वैल्यू जो होती है डज नॉट डिपेंड ऑन मास,
ऑन मास, किसी के वजन पर डिपेंड नहीं करता है ना, वजन पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। कौन, जी की वैल्यू। ठीक है, ये आरआरबी टेक्नीशियन का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाया गया है। बोला है एक्स इज अ मेटल, एक्स एक मेटल है, एक्स एक धातु है जो द्रव्य अवस्था में रहता है। कहाँ पर, द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, अपने नॉर्मल, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे। किस पे, रूम टेम्परेचर पे। किस पे, रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, द्रव्य रहता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, द्रव्य, द्रव्य यानी लिक्विड रहता है। तो एक ही मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी। मरकरी यानी पारा, मरकरी यानी पारा। ठीक है, मरकरी लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहली बात, मरकरी जो होता है इसको Hg बोला जाता है। इसका सिंबल क्या है, Hg है। ठीक है, मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। अगली बात ध्यान रखनी है, मरकरी एक मिश्र धातु बनाता है। मरकरी जो है प्लस एनी एलिमेंट, मरकरी प्लस एनी एलिमेंट, है ना, ये एक एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। यह मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिश्र धातु। क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। मरकरी और कोई एलिमेंट मिलकर एक मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु का मतलब होता है जब एक से अधिक चीज़ें मिलती है तो मिश्र धातु बनाती है। इस एलॉय को क्या बोलते हैं, इस एलॉय को बोला जाता है अमालगम। क्या बोलते हैं, अमालगम। ठीक है, हिंदी में भी अमालगम बोलते हैं, इंग्लिश में भी अमालगम बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मरकरी एक रहता है, वो किसी के साथ भी एक मिश्र धातु बनाएगा तो उसको अमालगम कहते हैं। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, मरकरी जो होता है, मरकरी जो होता है, ठीक है, मरकरी जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर पेपर में अक्सर पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। मरकरी की परमाणु संख्या 80 होती है, तो ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये पेपर सीजीएल पेपर में आया है। ठीक है, इनमें से कौन सा मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तो पहले डक्टाइल का हिंदी में मतलब होता है तन्य, सबसे अधिक तन्य, है ना, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। अब तन्य का मतलब क्या होता है, तन्य का मतलब होता है, डक्टाइल का मतलब होता है इसको खींच के, इसको स्ट्रेच करके, इसको स्ट्रेच करके वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पतला वायर बना सकते हैं। तो यह गुण किसका सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट डक्टाइल कौन है, मोस्ट डक्टाइल कौन है, तो मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होता है वो गोल्ड होता है। सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, गोल्ड होती है। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, गोल्ड। पहली बात तो याद रखना, गोल्ड का जो सिंबल होता है वो AU होता है। AU का मतलब होता है ओरम। AU का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में भी याद रखना, हिंदी में भी याद रखना, ओरम। ठीक है, यह लैटिन भाषा होती है, एक भाषा होती है जिसको लैटिन भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्ड जो होता है वो लैटिन भाषा में क्या नाम से जाना जाता है, ओरम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ओरम। ठीक है, गोल्ड को ओरम नाम से जाना जाता है। पहली बात तो याद रखना, ओरम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, AU होता है। ठीक, दूसरी बात, गोल्ड जो होता है यह सबसे डक्टाइल तो है, सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलिएबल भी है। ये क्या है, मोस्ट मेलिएबल भी है, मोस्ट मेलिएबल मेटल भी है। मोस्ट मेलिएबल मेटल का मतलब क्या होता है, इसको पीट पीट के, ठीक है, बीटन इनटू शीट, बीटन इनटू शीट, इसको पीट पीट के परत बनाई जा सकती है, शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, तो गोल्ड क्या है, मोस्ट मेलिएबल भी होता है। मेलिएबल को हिंदी में आघात वर्धनीय धातु भी बोलते हैं, आघात वर्धनीय धातु भी कहते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीय धातु भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। गोल्ड क्या है, मोस्ट मेलिएबल भी है, मोस्ट डक्टाइल भी है। मेलिएबल का मतलब होता है शीट बना लेना, हिंदी में इसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक जीव होता है जिसको हम अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबा। अमीबा जो होता है ये किस प्रकार का जीव है, ठीक है, तो याद रखना अमीबा कुछ ऐसा दिखता है, अमीबा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इसका केंद्रक होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस।
क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो अमीबा जो होता है यह एक यूनिसेलुलर एनिमल यानी एक कोशिकीय जीव है। क्या है ये, एक कोशिकीय जीव। इधर भी हिंदी में भी लिख रखा होगा, अमीबा क्या है, एक प्रकार का एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय मतलब इसकी सिर्फ एक ही कोशिका होती है और प्लस ये जानवर भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो अमीबा के बारे में जानकारी याद रखनी है आपको, अमीबा के बारे में जानकारी याद रखनी क्या, ठीक है, अमीबा तो जो अपना जीव जंतु होते हैं उनमें जगत चलते हैं। जगत का मतलब होता है किंगडम, क्या चलता है, किंगडम यानी जगत, कौन किस जात का है ऐसा बोलते हैं, जगत, ठीक है। तो अमीबा जो होता है वो प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। तो याद रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोटिस्टा ही होता है, अमीबा प्रोटिस्टा जगत में आता है, पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखनी है, अमीबा जो होता है वह विभाजित होता है, रिप्रोड्यूस होता है, जो बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, कैसे अपने मतलब बच्चे पैदा करेगा, बच्चे ही समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। कैसे, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विविभाजन, द्विविभाजन। अमीबा द्विविभाजन से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब द्विविभाजन का मतलब क्या होता है कि मान लो एक अमीबा है, ये एक अमीबा है, ये दो अमीबा में टूटेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विविभाजन। और फिर ये आगे जाके और टूटेंगे, तो इसको बोलते हैं अमीबा द्विविभाजन से आगे विकसित होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, यूनिसेलुलर एनिमल। चलिए अगला सवाल। अब अमीबा से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, ये एमटीएस के पेपर में आया है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा जो है अपना भोजन, इसको यहाँ लिख दिया, अमीबा जो है अपना भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अमीबा जो रहता है वो ऐसा रहता है, ये अमीबा है। मान लीजिए कोई खाने का टुकड़ा आया, तो अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले एक कैविटी बनाएगा, ऐसे ऐसा कैविटी बनाएगा, ठीक है, एक कैविटी बनाएगा और फूड को अपने अंदर आने देगा, और कैविटी क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, फूड को क्या करने देगा, अंदर आने देगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर आने देना, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का मतलब अंदर आने देना खाने को, ठीक है। तो अमीबा इस प्रकार अपने खाने को ग्रहण करता है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन ये है, विच केमिकल इज यूज टू गिव ग्रीन कलर टू फायर क्रैकर। हमारे जो पटाखे होते हैं उसमें अलग अलग कलर होते हैं, तो पेपर में कई बार आया हुआ सवाल है, खास करके लोको पायलट और ग्रुप डी में, कि बताइए कौन से कलर से कौन से केमिकल से मतलब कौन सा कलर मिल जाता है हमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें अलग अलग नाम दे रखे हैं, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, ठीक है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट से हमें रेड कलर मिलता है। क्या मिलता है, हमें रेड कलर मिलता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड से हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। सोडियम से हमको क्या मिलता है, तो सोडियम से हमको मिलता है येलो कलर मिलता है, सोडियम से हमें येलो कलर मिलता है, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड से हमको ग्रीन कलर मिलता है, बेरियम क्लोराइड से हमको क्या मिलता है, ग्रीन कलर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पटाखों में ग्रीन कलर किससे मिलता है, तो किससे मिलता है, बेरियम क्लोराइड से मिलता है। ग्रीन कलर किससे मिलता है, बेरियम क्लोराइड से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो बाकी कलर दिए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि रेड कलर किससे मिलता है, तो रेड कलर बताइएगा स्ट्रोंशियम से मिलता है, ठीक है। येलो कलर किससे मिलता है, तो बताइएगा सोडियम से मिलता है। और ग्रीन कलर किससे मिलता है, तो बताइएगा बेरियम से मिलता है, ठीक है। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बात और अचानक से याद आ गया, कॉपर जो होता है, कॉपर, कॉपर से कौन सा कलर मिलता है, ब्लू कलर मिलता है। कॉपर से कौन सा कलर मिलता है पटाखों में, ब्लू कलर मिलता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल। अब बीमारियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर आता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। ये इंडियन नेवी के पेपर में आया है, ठीक है। इनमें से कौन सी संक्रामक रोग है, ठीक है। तो देखो स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये फैलता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा सी ऑप्शन जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, तो ये भी कम्युनिकेबल नहीं है। अस्थमा, अस्थमा सांस की बीमारी है, ये भी कम्युनिकेबल नहीं, फैलती नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है कौन सी बीमारी, कम्युनिकेबल यानी संक्रामक है, कम्युनिकेबल यानी संक्रामक है, ठीक है। तो मीजल्स, मीजल्स जो है वो क्या है, संक्रामक है। मीजल्स को खसरा भी बोलते हैं, मीजल्स को क्या बोलते हैं, खसरा बीमारी भी बोलते हैं, इसको खसरा, इसको खसरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में खसरा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा,
एक वैक्सीन होती है जिसको हम बोलते हैं MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन, पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। MMR वैक्सीन क्या होती है? तो MMR वैक्सीन एक वैक्सीन होती है जो किसके लिए होती है? तो M का मतलब होता है मीजल्स, एक और M का मतलब होता है मम्स, और R का मतलब होता है रूबेला। ठीक है, तो ये बीमारियों के नाम है। ठीक है, इसका एक ये वैक्सीन आती है। ठीक है, अब मीजल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? खसरा। मम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंठमाला। और रूबेला को हिंदी में रूबेला ही कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, अगला सवाल है, ठीक है, आंसर खसरा था। अगला सवाल, ये क्वेश्चन आया है MTS के पेपर में। ठीक है, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मैड हैटर डिजीज। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी मैड हैटर डिजीज बोलेंगे, हिंदी में भी मैड हैटर डिजीज बोलेंगे। तो ये किसके कारण होती है? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये मरकरी की टॉक्सिसिटी, यानी मरकरी जो पारा होता है, पारा, ठीक है, पारा जो होता है, पारे की विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार का क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैड हैटर डिजीज क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब ये दिमागी बीमारी एक प्रकार की क्या है? दिमागी बीमारी है। ठीक है, एक और बात, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जिससे कि हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, इसकी फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? फंडामेंटल मतलब सबसे छोटी इकाई। फंडामेंटल यूनिट, इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो होती है सबसे मौलिक इकाई होती है किसकी? हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी नब्ज जो होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये RRB JEE के पेपर में आया। ठीक है, द डिजीज विच वाइप्ड आउट 1/3 पॉपुलेशन, एक ऐसी बीमारी थी जिसने यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। 1/3 जो लोग रहते थे उनको खत्म कर दिया था 12वीं-13वीं सदी में। ठीक है, 12वीं-13वीं सदी में ये कौन सी बीमारी आई थी ऐसी? ठीक है, तो जो बीमारी थी उसका नाम क्या था? प्लेग। उस बीमारी का नाम क्या था? प्लेग। उस बीमारी का नाम क्या था? प्लेग नाम की बीमारी था। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये जितनी बीमारियां दी है, डिप्थेरिया, मेनिंजाइटिस और कोलेरा, इनके कारण आपको बताने, कारण, कॉज, किसके कारण होता है ये। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में करना है और अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बीमारी से जुड़े हुए। ठीक है, ये जो आपको प्लेग के बारे में बताया है, ये प्लेग के बारे में बताया है, इसको बुबोनिक प्लेग भी बोलते हैं, बुबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेपर में बुबोनिक प्लेग भी आ सकता है, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। ठीक है, बुबोनिक प्लेग भी बोलते हैं। इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं? काली मौत, यानी ब्लैक डेथ भी कहते हैं। तो पेपर में ये भी पूछा गया है कि ब्लैक डेथ किसको बोलते हैं? तो प्लेग को बोलते हैं या फिर बुबोनिक प्लेग को बोलते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, प्लेग जो होता है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? पेपर में यह भी पूछता है कि बैक्टीरिया के कारण होता है कि वायरस के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये जीवाणु के कारण होता है। उसका नाम क्या है? तो प्लेग के बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, तो पेपर में यह भी पूछा गया है, सब नोट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेपर में छपेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो होमवर्क दिया है इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइंस का न्यूमेरिकल है। ठीक है, यह है कम से कम इस पेपर में, किसी भी पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कम से कम 10 बार देखने को मिलेगा, 10 टाइम्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया। ठीक है, तो देखिए पूछा है, फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सबसे पहले तो हमको गिवन डाटा नोट करना है। हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, अवरोध दे रखा है कितना? 10 ओम। तो रेजिस्टेंस हमने लिखा 10 ओम। हमको करंट दे रखा है 5 एम्पियर, तो करंट कितना दे रखा है? 5 एम्पियर, ये भी नोट कर लिया। समय, टाइम बराबर कितना दे रखा है? 5 मिनट।
तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 300 सेकेंड, ठीक है 300 सेकेंड 60 का गुणा करके, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कितनी हीट जनरेट करेगा, तो हीट का एक फॉर्मूला होता है I²RT। पहली बात तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, ठीक है। जूल का ताप का नियम, जूल का ताप का नियम। चलो तो वैल्यू रख दो सारी। H बराबर I², आई कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर 25, R दे रखा है हमको कितना 10, T हमको दे रखा है 300, 25 दिया 75 और 3 0, तो 75,000। हीट की इकाई, वर्क की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 75,000 जूल, ठीक है। तो कई बार आया पेपर में, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। अगला, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये कंफ्यूजिंग है, पेपर में आया हुआ है कई बार। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक बर्तन में हमने क्या लिया? वाटर लिया, पानी लिया। क्या लिया? पानी लिया। इसके अंदर हम क्या पास करते हैं? बिजली पास करते हैं। क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली पास करते हैं। तो हमारा वाटर जो होता है ना, वो किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन गैस में टूटता है और ऑक्सीजन गैस में टूटता है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है कि जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है, जब बिजली पास करवाते हैं पानी में, तो H2 और O2 किस रेशो में टूटते हैं? किस रेशो में टूटते हैं, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन आपको अलग अलग दे रखे हैं। 1:2 रेशो बाय वॉल्यूम, 2:1 रेशो बाय वॉल्यूम, है ना। इसके अलावा 8:1 रेशो बाय मास, 1:2 रेशो बाय मास, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ध्यान रखना, अगर बाय वॉल्यूम बोले, अगर बाय वॉल्यूम बोले, ध्यान से सुनना, बाय वॉल्यूम कहे अगर, ठीक है। तो देखो, जब बाय वॉल्यूम बताएंगे तो क्या होता है कि हमारा जो पानी बनता है वो कितना बनता है? तो देखो, पानी की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? 2H2 + O2, ये क्या बनाती है? 2H2O बनाती है। इसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारी केमिकल इक्वेशन का वीडियो है, वो जरूर देखें। तो देखो, वॉल्यूम का मतलब आयतन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आयतन कितना है? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का आयतन यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 1 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1 रेशो में टूटेगा कब? जब बाय वॉल्यूम कहेंगे, जब बाय वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। अगर यही बात मैंने बाय मास कही होती, क्या कही होती? बाय मास, ठीक है। तो बाय मास के लिए याद रखना कि H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O, ठीक है। अब हमको इनके मास पता होना चाहिए। तो देखो, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए। चलिए, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? तो कितना होता है? 8, ठीक है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 एटॉमिक नंबर। तो 2 का कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। 2 का कितना हो जाएगा? 16। हमको क्या बताना है? बाय मास बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और इसको काटेंगे तो 1:8 रेशो में टूटेगा कब? जब हम किससे बात करेंगे? बाय मास बात करेंगे। तो याद रखना सिंपल, जब बाय मास बात की जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा? 1:8। और जब बाय वॉल्यूम बात करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा? 2:1, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था 1:2 बाय मास, बाय मास, सॉरी गलत हो गया। इसका आंसर है 1:2 बाय, इसका आंसर आएगा इसका 1:8 बाय मास, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1:8 बाय मास, ठीक है। अगर बोलता बाय वॉल्यूम, क्वेश्चन में क्या मास दिया है कि वॉल्यूम दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में 2:1 बाय वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में 2:1 बाय वॉल्यूम दे रखा है ना, तो हमने वॉल्यूम के हिसाब से बता ही दिया 2:1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1 बाय वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, वॉल्यूम के हिसाब से 2:1 बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगला,
और मास के हिसाब से 1:8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ कि जो हमारे सिल्वर के जो बर्तन होते हैं या सिल्वर के गहने होते हैं, चांदी के गहने होते हैं, वो काले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है, हवा में रखने से। हवा में रखने से क्यों ब्लैक हो जाते हैं? तो देखो हवा के अंदर क्या होता है, हवा के अंदर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, एयर के अंदर होती है हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ठीक है। तो ये H2S जो होता है वो सिल्वर को क्या कर देता है? काला कर देता है। सिल्वर को क्या कर देता है? ब्लैक कर देता है, ब्लैक, ठीक है। क्या कर देता है? ब्लैक। क्यों ब्लैक कर देता है? क्योंकि सिल्वर के अंदर क्या बन जाता है? सिल्वर, देखो सिल्वर का पहले हम Ag बोलते हैं, सिल्वर को केमिकल नाम क्या होता है? Ag, ठीक है। तो सिल्वर को ब्लैक कैसे कर देता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड? तो सिल्वर को ब्लैक यूँ कर देता है कि बन जाता है Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड बना देता है। वो क्या बनाया था? सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड कैसा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। कौन रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कहाँ रहता है? हवा में रहता है। यह सिल्वर को क्या कर देता है? ब्लैक कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि Ag2S सिल्वर सल्फाइड बन जाता है जिसका कलर क्या रहता है? ब्लैक। तो इसलिए Ag2S हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक है। अगला सवाल, Ag2S हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल, जब कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड है ना इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। लाइम वाटर क्या होता है? तो लाइम वाटर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ग्रुप ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको और क्या नाम से जानते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, पेपर में आया ही है स्लेक्ड लाइम। या इसको और क्या नाम से, हिंदी में क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। इसको और क्या नाम से जानते हैं? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो जब लाइम वाटर में से कैल्शियम CO2 को हम लोग लाइम वाटर से पास करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं, है ना, तो क्या होता है? तो देखो एक सफ़ेद रंग का तत्व बनता है। क्या बनता है? सफ़ेद कलर का तत्व बनता है। और हमारा लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब दूधिया हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। कौन सा कलर का हो जाता है? दूधिया। दूध का कलर कैसा रहता है? वो कलर का हो जाता है, मिल्की। क्या बन जाता है? मिल्की। मिल्की यानी दूधिया कलर का, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये दूधिया कलर किसके कारण बनता है? तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। पेपर में एक बार यही पूछा जा चुका है कि कैल्शियम कार्बोनेट किस किस चीज़ों में होता है। तो एग शेल, अंडे के छिलके में होता है, एग शेल में होता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में होता है। पूछा गया है कि ताजमहल जो मार्बल से बना है उसमें कौन सा तत्व है? तो ताजमहल भी किसका बना है? मार्बल का बना है। उसमें भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ताजमहल भी इसका बना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक बात और, ये ताजमहल जो है अब पीला पड़ता जा रहा है, येलो पड़ता जा रहा है, येलो। ये येलो इसलिए पड़ता जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर होती है एसिड रेन। एसिड रेन के अंदर अम्लीय वर्षा के कारण जो हमारा ताजमहल है वो पीला होता जा रहा है क्योंकि ये मार्बल का बना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है इस कारण, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और आज का लास्ट सवाल है, एक टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल के जल, क्रिस्टल के जल, ये उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो क्रिस्टल के जल का टॉपिक का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा है द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब सबसे पहले हमको जिप्सम पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखो जिप्सम क्या होता है, तो लिख देता हूँ। जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम जो होता है वो होता है CaSO4.2H2O, ठीक है, CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको एक और नाम से जानते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी के दो मॉलिक्यूल है इसके कारण, ठीक है। यहाँ पे पानी के कितने मॉलिक्यूल है?
2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे क्या दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी दिया, जिसको POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो ये भी होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल कितना है, आधा है, यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल कितना है, आधा है। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि इनका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि इनके वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस कितना है। तो देखो, एक का वाटर मॉलिक्यूल है 2, एक का वाटर मॉलिक्यूल है आधा, 2 में से आधा गया था, कितना बचेगा, 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2। तो इनके जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके जो फ़र्क होता है कितना होता है, 3/2 होता है, ठीक है, 3/2। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो आपके लिए होमवर्क का सवाल ये है, होमवर्क का क्वेश्चन ये है, वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, कितने पानी के मॉलिक्यूल होते हैं वॉशिंग सोडा के अंदर, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताना है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला भी बताना है आपको, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट हर एग्ज़ाम के लिए एकदम फ्री मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपके मैथ्स से के डाउट भी सॉल्व कराए जाएंगे, इसके अलावा आपके जो भी पर्सनल डाउट होंगे वो भी सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।